Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 23rd of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 23 जून 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा और बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। इस चैनल को आप लोग ज्वाइन करके अवेल कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है चिली को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। यह वीडियो में मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, अभी एक बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्म किया है, और जो है वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो आप लोग देख पाओगे। अभी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसके अंदर हुआ क्या, थोड़ी देर तक साउंड आई है, फिर उसके बाद वो साउंड आई ही नहीं है। यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे होंगे, स्टार्टिंग में तो साउंड आ रही है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 2-3 मिनट बाद इसके अंदर पूरी तरह से साउंड बंद हो गई है। ये आप लोग वीडियो पूरा देख पाओगे, और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है लगभग 48 मिनट्स का, लगभग 48 मिनट का ये वीडियो है और पूरा बेकार हो चुका है। दोबारा से मेहनत यहाँ पे करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करके देता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं अब यहाँ पे जल्दी से ये काम करने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रिकॉर्ड करूँगा। तो आप लोग थोड़ा सा आज के टाइम पर मैनेज कर लेना, आज के दिन थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखा देना। देखो यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है गुपकर अलायंस के बारे में। गुपकर अलायंस क्या है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पे सारे नोट्स दे दिए हैं, आज आप लोगों को जाकर खुद रीड करना है, क्योंकि मेरे पास अभी बाकी टाइम नहीं बचा है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है। उस वजह से मुझे वीडियो आज के टाइम पर ये दूसरा जो वीडियो है उसको शॉर्ट रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ऑलरेडी वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका था, अभी तक वीडियो अपलोड हो जाता, बट वो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि उसके अंदर साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई है। बट अब क्या है कि मैं आपको आर्टिकल समझा देता हूँ क्या क्या है, उसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आज तो मैं समझा नहीं पाऊँगा। इनफैक्ट अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं दोबारा से वीडियो का भी रिकॉर्ड कर फिर से मैं आपको अपलोड कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह मैंने लगा रखे हैं, उसको आप लोग रीड करते रहना, मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा। तो ये जो गुपकर अलायंस बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है, गुपकर अलायंस के लीडर्स ने डिसाइड कर लिया है कि ये लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने वाले हैं। 24 जून को ये मीटिंग है, कल ये मीटिंग है, उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन होगा कि क्या क्या यहाँ पे बातचीत होने वाली है। तो अभी हम लोग इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ सकते आर्टिकल के अंदर, बट सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ सकते हैं गुपकर अलायंस क्या है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बेसिकली एक ऐसा अलायंस है जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और खासकर आपको कश्मीर के अंदर ये देखने को मिलेगा जिनका पर्पज़ यही है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया था उसको वापस से रिस्टोर किया जाए, इनका ये पर्पज़ है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद मैं जल्दी से आप लोगों को एडिटोरियल एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। एडिटोरियल को हम लोग जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाकी आर्टिकल्स उसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहला एडिटोरियल है आज का, जिसमें बात करी गई है थर्ड वेव को लेकर कि थर्ड वेव आने के पूरे चांसेस हैं और उसी को लेकर खतरा बन रहा है। अभी फिलहाल क्या है कि थर्ड वेव के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमारी कंट्री, उसी के साथ वैक्सीनेशन वगैरह भी काफ़ी हद तक आपको देखने को पड़ेगा। इंप्रूवमेंट आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। नए नए वेरियंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कोविड के लेकर। अभी डेल्टा देखने को मिला था इंडिया के अंदर, फिर उसके बाद डेल्टा प्लस आया। तो ये सारी कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बातें हैं, लेकिन इसका एकमात्र सोल्यूशन क्या है, वो है वैक्सीनेशन। तो ऐसा यहाँ पर इसके अंदर डिस्कस किया गया है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने लायक, वही जनरल सी बातें हैं, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर डिस्कशन किया गया है बेसिकली सेडिशन को लेकर। सेडिशन क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है, कौन से सेक्शन के अंडर में आता है, कौन से आप कह सकते हो लॉ के अंडर में आता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो ये व्यक्ति हैं, ठीक है, खासकर यहाँ पे बात करी गई है आयशा सुल्तान के बारे में। ये बेसिकली एक फिल्म मेकर हैं, लक्षद्वीप से बिलोंग करती हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों से लक्षद्वीप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर देखने को मिला था, वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह काफ़ी हद तक देखने को मिला। लोग जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, जो कि प्रफुल्ल के पटेल साहब हैं। उनका कहना यह है कि एक टाइम पे लक्षद्वीप ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पर कोई भी केसेस नहीं था कोविड का, और एक इनफैक्ट वहाँ पर लक्षद्वीप को कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे लगातार डेली बेसिस पर 100 से 150 केसेस कोविड के देखने को मिल रहे हैं।
ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, कंट्री के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एक यहाँ पे पर्सनैलिटी है जिनका नाम है आयशा सुल्तान। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है कुछ बोल दिया, खासकर गवर्नमेंट के खिलाफ, बीजेपी लीडर्स के खिलाफ यहाँ पे कुछ बोल दिया, और फिर इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए हैं। उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। सेडिशन मतलब आपको पता होगा, राजद्रोह करके यहाँ पे बोला जाता है। तो राजद्रोह किया है ऐसा यहाँ पे बोला गया। और जो है अभी फिलहाल इनको अंतरिम बेल दे दी गई है 17 जून को, लेकिन आगे की जो प्रोसेसिंग है, आगे का जो भी प्रोसीजर है वो जल्दी चालू हो जाएगा, उसके बारे में बातचीत करी गई है। नाउ यहाँ पे इन्होंने बोला क्या था उसके ऊपर तो बात कर लें। इन्होंने बोल दिया कि ये जो एक तरीके से कोविड फैल रहा है वो एक बायो वेपन है सरकार का। बायो वेपन, इतनी बड़ी बात बोल दी। बायो वेपन मतलब कि क्या है कि वायरस या फिर बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना, ठीक है, एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि बायो वेपन है लीडर्स का। तो आप समझ सकते हो कि आज के टाइम पर जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर सब लोग चाइना के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हाँ ये कोविड जो है चाइना से ओरिजिन हुआ है, तो अगर ऐसे कोई यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आएंगे, अगर इंटरनेशनल मीडिया इसको पूरी तरह से कैप्चर करता है ऐसे स्टेटमेंट्स को, तो फिर सभी लोग जो नज़र है वो हमारे ऊपर पड़ जाएगी, इंडिया के ऊपर पड़ जाएगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे आज के टाइम पर तो ऐसी बातें बिल्कुल भी सही नहीं रहती हैं, खासकर बायो वेपन से रिलेटेड। तो यहाँ पर यही बोला गया इनके द्वारा। अब यहाँ पर इनके ऊपर इसी वजह से सेडिशन के चार्जेस लगाए गए, राजद्रोह के चार्जेस लगाए गए कि यहाँ पर ये बायो वेपन वर्ड इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद इन्होंने इन चीज़ के ऊपर माफ़ी भी मांगी, बोला कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं पता चला मैंने क्या बोला है, ठीक है, बायो वेपन ये एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, ऐसा यहाँ पर बोल दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि सेडिशन के चार्जेस किस बेसिस पर लगाए गए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए जो आईपीसी है यानी कि इंडियन पिनल कोड है, उसके अंदर आपको सेक्शन 124A देखने को मिलेगा। इसके अंडर में यहाँ पर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए गए, राजद्रोह के चार्जेस लगाए गए। नाउ ये आईपीसी सेक्शन 124A क्या बोलता है यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिज़ाइन, फंडामेंटल राइट, जजमेंट एंड केसेस कर, ठीक है। इसका हम इतिहास की बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जो ये सेडिशन लॉ है इसको लाया गया था 17th सेंचुरी में, या आप कह सकते हो जो ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश आई थी, ब्रिटिश ने यहाँ पर ये लॉ वगैरह लेकर आया था। एक तरीके से जब ब्रिटिश राज करता था इंडिया के ऊपर तो वही ये सेडिशन के लॉज लेकर आया, और एक तरीके से उनके अगेंस्ट में कोई ना बोले, ठीक है, उनके ओपिनियंस को हमेशा मानता रहे, तो उसी बेसिस पर यहाँ पर ये जो है लॉ लेकर आया गया। उसके बाद यहाँ पे इस लॉ को ओरिजिनली ड्राफ्ट करा गया 1837 में बाय थॉमस मैकॉले के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इंडियन पिनल कोड के अंदर इसको इनेक्ट किया गया 1860 के अंदर। फिर सेक्शन 124A इंसर्ट किया गया 1870 के अंदर में। ये छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हुए, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें बदलती रहीं। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये सेडिशन लॉ कहाँ पे स्टैंड करता है, तो बेसिकली सेडिशन यानी ये राजद्रोह या देशद्रोह एक क्राइम है अंडर द सेक्शन 124A। अगर आप लोग आईपीसी का सेक्शन 124A पढ़ते हो तो उसके अंदर ये क्राइम है, अगर आपने ऐसा किया है तो आपको यहाँ पर इसके लिए पनिश भी किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 124A आईपीसी का बेसिकली बोलता क्या है, ये डिफाइन करता है कि जो ये सेडिशन है, ये राजद्रोह है, बेसिकली एक ऑफेंस है, एक क्राइम है। और ये किया कैसे जाता है, कोई भी व्यक्ति बोलकर, लिखकर या फिर साइन कर या अपनी एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन देने के बाद अगर यहाँ पे कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोलता है, गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड फैलाता है या हेट्रेड बोलता है, तो फिर जो है उसके अगेंस्ट में ये सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि ये चार्जेस के अंदर चीज़ें जो लीगल होंगी, मतलब जो बात सही है वो तो सही मानी जाएगी। जैसे कि मान लो कि अभी हाल ही में बहुत सारे केसेस देखने को मिले थे जहाँ पर गवर्नमेंट को टारगेट किया गया कोविड-19 को लेकर, तो वो बात सही थी, ठीक है। कोर्ट ने भी यहाँ पे सपोर्ट किया कि देखो जो बात सही है वहाँ पे आप सेडिशन के चार्जेस नहीं लगा सकते, लेकिन आज के टाइम पर सरकार बहुत सारे सेडिशन के चार्जेस लगा देती है, ठीक है। तो सेडिशन का जो है काफ़ी हद तक मिसयूज़ होता हुआ नजर आएगा। अब आपको देखना यह है कि इसके अंदर पनिशमेंट क्या मिलती है, सज़ा क्या मिलती है। तो सेडिशन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस आपको देखने को मिलेगा। पनिशमेंट जो है इसके अंदर 3 साल की सज़ा से लेकर लगभग उम्र कैद हो सकती है, और फाइन भी इसके ऊपर लग सकता है। और अगर किसी गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जिसके ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लगेंगे उस व्यक्ति को बिना पासपोर्ट वगैरह के रहना पड़ेगा, ठीक है, और कोर्ट के जो है लगातार चक्कर मारते रहना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इस सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए, आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सेडिशन की अगर बात आती है तो गांधी जी के ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस काफ़ी टाइम पहले लग चुके थे। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी, लेकिन फिर भी जो है इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बात करें तो सेडिशन के बारे में केदारनाथ सिंह वाला केस हुआ था, उसके अंदर प्रॉपरली डिफाइन किया गया। देन उसके बाद आपको मालूम होगा अभी एक विनोद दुआ वाला केस हुआ था, मैंने हाल ही में डिस्कस भी किया था। जो विनोद दुआ एक पर्सनैलिटी है, इन्होंने सरकार के खिलाफ यहाँ पे कोविड को लेकर काफ़ी कुछ बोल दिया था कि कोविड जो है सही से मैनेज नहीं कर पाई है
है सरकार, इसको लेकर इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि देखो ये बिल्कुल गलत है, जो चीज़ बात सही है वो बात सही रहेगी। तो इनको एक तरीके से एक्विटल बोला गया, इनको निर्दोष बोला गया। ठीक है, कि यहाँ पे इनके ऊपर कोई सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। और अगर हम लोग इसी चीज़ को देखते हुए आए तो सेडिशन के चार्जेस हम लोग काफ़ी हद तक इसका मिसयूज़ करते हुए आ रहे हैं। और एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है किसके द्वारा, एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये बताया गया 2016 और 2019 के बीच में अगर हम लोग बात करें तो ये सेडिशन के चार्जेस 160% से बढ़ते हुए नजर आए हैं। इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और बात करते हैं कॉन्विक्शन की, मतलब कौन सा साबित हुआ है कि हाँ बिल्कुल सही है सेडिशन का चार्जेस, वो उसमें से सिर्फ 3% लोगों के ऊपर ये साबित हो पाया है। तो आप समझ पाओगे कि मतलब बिना कुछ सोचे समझा बस लगा दो चार्जेस, उसको अरेस्ट कर लो। ऐसी यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिल जाती है। नाउ दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। वो है क्या बेसिकली, तो आपको मैं बता देता हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जीएस पेपर 2 और 3 से आप इसको रिलेट कर पाओगे। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। इसको सेटअप किया गया था 1986 के अंडर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। काम क्या है इसका, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको स्टोर करके रखना क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड, ताकि जो है बाद में इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी जा सके। ठीक है, एनसीआरबी आपका एक एनुअल कॉम्प्रहेंसिव स्टैटिक्स वगैरह लेकर आता है क्राइम को लेकर। ठीक है, क्राइम कितना हुआ इंडिया के अंदर उसको लेकर रिपोर्ट्स वगैरह भी लेकर आता है, और स्टैटिस्टिक्स भी पब्लिश करता रहता है पूरे साल का। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आज का लास्ट एडिटोरियल बात करता है यहाँ पर ये वाला, और जिसमें बात करी गई कोर्स एंड कन्वर्सेशन को लेकर। कोविड की वजह से आज के टाइम पर बहुत सारे लोग दिक्कत में हैं, लॉकडाउन लगा, और उसके बाद बहुत सारे चिल्ड्रंस, टीचर्स, पेरेंट्स, ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे खासकर चिल्ड्रन जो है काफ़ी टाइम से घरों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और जो है स्कूल वगैरह सब कुछ बंद पड़े हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर उनका फोकस नहीं हो पा रहा है। देखो बहुत सारे घरों पर जो पेरेंट्स हैं उनका कहना यह है कि जो खासकर बच्चे हैं 4 से 6 साल के, उनका कोई फोकस नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन क्लासेस पर। मदर्स का कहना यह है कि बच्चे अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन है, चीज़ें सही से चल नहीं रही हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स में लगे रहते हैं, गेमिंग साइट्स पर लगे रहते हैं। ठीक है, हालांकि काफ़ी हद तक इनको हटाने की कोशिश करी है, जो मोबाइल वगैरह उनको दुबका दिया गया है, वाईफाई वगैरह ऑफ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सिचुएशन नहीं सुधरती है। जो है बच्चों को मोबाइल चाहिए, एडिक्शन सा हो गया है आज के टाइम पर, स्क्रीन एडिक्शन जिसको बोला जाता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, तो कोई फ़ायदा वायदा तो है नहीं यार, क्योंकि टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चे यहाँ पर चीटिंग करके पेपर कर रहे हैं। इससे बहुत जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल डिससेटिस्फाई हैं कि यहाँ पे क्या है, जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं उसमें पूरी तरह से बच्चों ने चीटिंग करी है, और जो है फटाफट टेस्ट दे दिया है घर पर बैठकर। और उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन बच्चों का है जो कि जिनको डिसलेक्सिया है। अब इसी आर्टिकल से रिलेटेड आपका थंबनेल भी देखने को मिलेगा। डिसलेक्सिया वर्ड देखते ही मेरे दिमाग में थंबनेल आया और मैंने वो थंबनेल लगा दिया। डिसलेक्सिया के बारे में आपको मालूम होगा, जो ये मूवी है तारे ज़मीन पर, उसमें जो बच्चा है उसको ये प्रॉब्लम हुआ थी डिसलेक्सिया। ठीक है, अब ये डिसलेक्सिया क्या होता है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, काफ़ी कमज़ोर सा है, सही हो जाता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बुरा टाइम आपको देखने को मिलेगा। और पहले से ही वो लोग काफ़ी कमज़ोर है, उनके ऊपर इतना फोकस किया नहीं जा रहा है, अब और ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हायर स्कूल्स की, तो भाई ग्रेजुएशन वगैरह स्टार्ट हुआ है बहुत सारे लोगों का। इन्होंने पहले साल एडमिशन लिया था पिछले साल और ऐसे ही पास हो गए, पूरा साल ऐसे ही निकल गया। मतलब कॉलेज वो गए भी नहीं, किसी से अपने दोस्त से मिले भी नहीं, सिर्फ मतलब ऐसे ही पास हो गए, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। और 12th की इसके लिए भी ऐसे ही देखने को मिला है। देखो 12th के रिजल्ट्स वगैरह आपको मालूम होगा ऐसे ही आने वाले हैं, और जो है 12th के एग्ज़ाम्स वगैरह भी कैंसिल कर दिए गए थे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रिपोर्ट ये बताती हैं जो कि गए नहीं थे स्कूल, और जो है अब वो पास भी हो गए हैं। तो ऐसे यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बाकी सारे बच्चों को तो पेरेंट्स को ही हेल्प करनी पड़ेगी बच्चों के लिए। अब हेल्प कैसे होगी पाएगी, सबसे पहली बात तो बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाओ। ठीक है, उनको कुकिंग करना सिखाओ घर पे हैं, या साफ़ सफाई करवाना, या बेसिक हाइजीन के ऊपर यहाँ पे फोकस करवाना सिखाओ। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं उनको यहाँ पे पूरी तरह से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर बच्चे ऐसे हैं जो कि उनका रूटीन वगैरह पूरी तरह से ख़राब है, सही से सो नहीं रहे हैं, फ़ोन हमेशा दिन भर, स्क्रीन एडिक्शन देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ यहाँ पर उनको एक हॉबीज़ वगैरह के अंदर में डालो, एक्सरसाइज वगैरह करवाओ। ठीक है, आउटडोर्स में भेजो। ठीक है, ताकि जो है बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो पाए। आज के टाइम पे काफ़ी हद तक चीज़ें लेज़ी पने से बढ़ती हुई आगे नज़र आ रही हैं। और जो है ये हर एक चाइल्ड है उसका एक तरीके से आप कह सकते हो, वो हर एक बच्चा पूरी तरह से यूनिक है अपने आप में, और ज़रूरत यह है कि उसको अलग तरीके से जो है डील किया जा सके। ऐसे यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर डिफाइन किया गया है। उसके बाद ये वाला आर्टिकल आप देख पाओगे, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार डिस्कशन किया हुआ है। बेलारूस के अंदर काफ़ी कुछ दिक्कतें चल रही हैं। एक तरफ बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, दूसरी तरफ ये व्यक्ति है जो कि 26 साल का नौजवान है, नाम है रोमन प्रोटासेविच। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता
बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जनता है जो वहाँ पे इसको सपोर्ट करती है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें बेलारूस के अंदर डेमोक्रेसी वगैरह देखने को मिलेगी नहीं। काफ़ी लंबे समय से अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही वहाँ पे प्रेसिडेंसी निभाते हुए आ रहे हैं। जब से बेलारूस आज़ाद हुआ है तब से ही वो वहाँ पर प्रेसिडेंसी निभाते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये बंदा अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है डिस्प्यूट तो क्रिएट हो गई। फिलहाल ये हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसके इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट क्या है, बेलारूस की लोकेशन जाकर ज़रूर देख लेना मैप में कि बेलारूस कहाँ पर है अच्छे से, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर कोई भी आर्टिकल न्यूज़ में आता है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल जिसके अंदर बात करी गई है अफगान वायलेंस जो है काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ आया है। हमारे एस जयशंकर साहब ने बोला है कि जो वायलेंस वगैरह है काफ़ी हद तक रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर इंक्रीज़ हुआ है। एक तरफ अफगानिस्तान सरकार है, दूसरी तरफ तालिबान है, दोनों ही के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। यहाँ से आर्टिकल में थोड़ी तेज़ी से डिस्कस करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका है ऑलरेडी, मुझे बहुत सारे काम है, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को यहाँ पर समझा सकूँ, ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत होगी नोट्स की वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से आपको लेना है। तो रिपोर्ट्स का कहना यह है कि वायलेंस वगैरह बढ़ता है अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद यहाँ पे अर्नब गोस्वामी का नाम टीआरपी स्कैम के अंदर चार्जशीट कर लिया गया है। आपको ये मालूम होना चाहिए बहुत सारे सेक्शंस वगैरह लगा दिए गए इस बंदे के ऊपर, सेक्शन 409, सेक्शन 400, ठीक है, सेक्शन 406, 468, 201, 204, इन सब को आप कह सकते हो ये सारे चार्जेस लगा दिए गए हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने डिस्क्राइब करी है BARC के बारे में। BARC क्या है, अभी पहले वाले वीडियो मैंने TRP स्कैम के बारे में ही समझाया था। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, अब BARC क्या है यहाँ पे आप लोग नोट्स वगैरह इसके पढ़ लेना। इसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च एंड काउंसिल, तो इसकी आप कह सकते हो फुल फॉर्म वगैरह आप लोग पढ़ लेना, नोट्स वगैरह मैंने आपको दे दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मैंने BRO के बारे में डिफाइन किया है। जो BRO है वो आज के टाइम पर आपको एंगर देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप कह सकते हो कुछ जगह है जिसका नाम वगैरह बदल दिया गया एक गलत तरीके से, ठीक है, रीनेम वगैरह किया गया है टाउन का, तो उसके बारे में डिस्कशन है। बस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए BRO, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने काफ़ी बार बताया भी आप लोगों को। तो ये GS पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक रोड कंस्ट्रक्शन है। इसका काम देखो क्या है, पहली बात आपको बता दूँ 7 मई और लगभग 1960 में जो है इसको बनाया गया था, हाँ बिल्कुल। और जो है बॉर्डर्स के आसपास जो है ना ये रोड वगैरह बनाने का काम करता है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है। उसके बाद ये आर्टिकल बात करता है दुनिया का पहला GM रबर सैपलिंग प्लांट किया गया आसाम के अंदर, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्या होता है इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था यहाँ पर। जेनेटिकली मॉडिफाई का मतलब यह है कि मान लो कोई प्लांट है, उसके जीन्स क्या होते हैं, DNA RNA हो गए, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर चेंजेस करना, उसके अंदर मॉडिफाई करना और उसके बाद उसको दूसरे प्लांट के अंदर इंसर्ट करना। बेसिकली हम लोग बात कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन की, तो क्रॉस सेक्शन करवाना प्लांट्स के बीच में जिससे कि एक नई वैरायटी मिले। तो उसी तरीके से दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट जो है ये प्लांट किया गया असम के अंदर में, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो जो पहला वाला वीडियो उसके अंदर ही मैंने आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड के बारे में कॉन्सेप्ट समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे है कि देखो कोविड-19 के बाद हम लोग को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, आज के टाइम पर। और खासकर जो भी यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो गए या बहुत सारे लोग हो गए, सबको आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने सेट कर रखे हैं, हमारे 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। 2030 तक हम लोग को इस गोल्स को अचीव करना है। ये 17 गोल कौन कौन से हैं ज़रा आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। और मैंने इसकी पिक्चर वगैरह सब कुछ दिखाई थी, फिलहाल यहाँ पर मुझे थोड़ा तेज़ी से कवर करना पड़ रहा है। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो अगेन जो है मैं इस वीडियो को वापस से आज के तारीख के वीडियो को रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं आपको वापस से दे दूंगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात ये करता है कि देखो ये बोला गया पार्लियामेंट्री पैनल से कि आप लोग जाकर सर्वे करो कि देखो माल न्यूट्रिशन कितना देखने को मिल रहा है। जो कुपोषण वगैरह है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया है बच्चों के अंदर, कोविड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, हंगर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो उसके बारे में यहाँ पे एक सर्वे करने को बोला है जिससे कि सरकार मदद कर सके। इस आर्टिकल में NCPCR के बारे में मैंने आपको बताया था। NCPCR के बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ भी रखा होगा। ये नोट्स मैंने यहाँ पर सेंड कर दिए हैं, GS पेपर 2 से आप रिलेट कर सकते हो। NCPCR की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर हम लोग सीधे सीधे बात करें तो जो बच्चों के हक हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये बॉडी वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो यहाँ पर कुछ कोविड को लेकर बातचीत करी गई है। जो एक दिन के अंदर 50 लाख वैक्सीन दी गई हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है। आपको मालूम होगा कि 2 कैटेगरीज के अंदर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर इंडिया का एक डेल्टा वेरिएंट पहले से ही देखने को मिलता था, बट यहाँ पर अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट को भी एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल दिया गया है। मतलब कि
ये चिंता वाला वेरिएंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इससे लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक फैलता हुआ बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। नीति आयोग के लीडर हैं वीके पॉल साहब, इनका कहना यह है कि आज के टाइम पर वैक्सीनेशन एकमात्र सोल्यूशन है। अगर हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड करवाते हैं तो इससे हम लोग अपनी इकॉनमी वगैरह को भी बूस्ट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे है राइट टू लाइफ शुड टेक प्रायोरिटी करके बातचीत करी गई है। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, आप कह सकते हो इनके चेयरपर्सन ने बोला है कि लोगों के पास आज के टाइम पर जीने का हक है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको यहाँ पे पूरी तरह से फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, उनको मेडिसिन नहीं मिल पा रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही हैं, तो जीने का हक तो उनके पास भी है, राइट टू लाइफ उनके पास भी है। तो उसी वजह से यहाँ पे आर्टिकल आया कि राइट टू लाइफ को हमें प्रायोरिटी पर रखकर जो पुअर पीपल है उनको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे इस आर्टिकल में मैंने दो चीज़ डिफाइन करी है, वो है एनएचआरसी। तो एनएचआरसी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो ह्यूमन के राइट्स हैं यानी कि मानव अधिकार हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सारी जो राइट्स हमारे पास, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये कमीशन। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ भी डिफाइन कर रखी है, वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। उसको जाकर आप लोग यहाँ पर देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, पेज नंबर 11 पर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। यहाँ पे अफगानिस्तान से लेकर बातचीत करी गई है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा वायलेंस वगैरह आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा वायलेंस आज के टाइम पर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे यह है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अगेन ये भी इसीलिए वर्क करता है, यूएनएचआरसी, जो कि मानव के राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं दुनिया भर में, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर ये वर्क करता है। इसके अंदर बहुत सारे कंट्री ने जो है अपनी चिंता दिखाई है सिंजियांग वाले रीजन को लेकर। चाइना के अंदर आपको सिंजियांग वाला रीजन देखने को मिलेगा। अब ये जो सिंजियांग वाला रीजन है, यहाँ पर आपको उइगर मुस्लिम्स देखने को मिल जाते हैं। उइगर मुस्लिम्स को जो है बहुत बुरी तरह से चाइना ट्रीट करता है। इनफैक्ट वहाँ पर उनके प्रति बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है, सेक्सुअल जेंडर बेस्ड वायलेंस, उनको फोर्स किया जाता है अलग करने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उनको बियर्ड ग्रो करने का हक नहीं है। जो वो कुरान पढ़ते हैं वो कुरान चाइनीज़ एडिशन का होता है, तो इस सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सिंजियांग वाले रीजन में बहुत सारी परेशानियाँ होती हुई नजर आती हैं। बहुत सारे उइगर मुस्लिम्स को परेशान किया जाता है, तो उसको लेकर बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी कंसर्न दिखाया है यूएनएचआरसी के अंदर। यूएनएचआरसी क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। मैंने आपको बताया कि मानव के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर यह है कि यूएस ने शेयर किया है अपना प्लान टू एलोकेट 55 मिलियन वैक्सीन। तो यानी यूएस जो है लगभग 55 मिलियन वैक्सीन के डोजेज शेयर करने वाला है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। लगभग 41 मिलियन जो शॉट्स हैं वो शेयर करे जाएंगे कोवैक्स के थ्रू। कोवैक्स कोई वैक्सीन नहीं है, बेसिकली एक प्रोग्राम है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कोवैक्स के अंदर क्या होगा, जो रिचर सेक्शन है, जो अमीर कंट्रीज है, वो गरीब कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगी। तो ये कोवैक्स का यही फंडा है, ओके। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल में तालिबान के अगेन वही लेकर, तालिबान ने कैप्चर किया है अफगानिस्तान के मेन तजिकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग को लेकर। तो देखो आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही रही हैं। एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ अफगानिस्तान सरकार, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे अभी क्या क्या है, तालिबान ने अफगानिस्तान के मेन तजिकिस्तान बॉर्डर को कैप्चर कर लिया है। उसी के बारे में यहाँ पर यह आर्टिकल दिया गया है, ओके। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नोट्स वगैरह मैंने सेंड कर दिए हैं, इसको पढ़ लेना, और टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी के लिए यहाँ पर इस वीडियो को मुझे जल्द से जल्द रिकॉर्ड करना था, मुझे बाकी सारा टाइम है। जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स वगैरह थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।